नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 9 मार्च 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। रैट होल माइनिंग या रैट होल खनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रैट होल खनन में बहुत संकीर्ण, आमतौर पर केवल 3 से 4 फीट ऊंची सुरंग खोदी जाती है, जिसमें श्रमिक अक्सर बच्चे होते हैं। क्योंकि ये इसमें यह सुरंग 3 से 4 फीट ऊंची होती है और इसमें नाटेकत ज़्यादा लंबे लोग भी आवश्यक नहीं होते हैं। तो इस तरह से श्रमिक प्रवेश करते हैं और कोयले को निकालते हैं। यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने 2014 में इसे अवैज्ञानिक और श्रमिकों के लिए असुरक्षित होने के कारण प्रतिबंधित कर दिया था। तो यह भी कथन एकदम सत्य है, क्योंकि 2014 में ही नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने अवैज्ञानिक और असुरक्षित कोयला खदानों पर प्रतिबंध लगा रखा है। तो एनजीटी की ओर से रोक के बाद भी इलाके में तेजी से रैट होल माइनिंग का कार्य जारी है। एनजीटी न सिर्फ रैट होल माइनिंग को प्रतिबंधित किया था, बल्कि सभी अवैज्ञानिक और अवैध खनन पर भी प्रतिबंध लगाया था। इस तरह से दूसरा कथन भी सत्य है। तीसरा है, चूंकि मेघालय में कोयले की परत पतली है, इसलिए कोई अन्य तरीका आर्थिक रूप से व्यवहार नहीं है। यह भी कथन एकदम सत्य है। अतः उत्तर क्या होगा? डी होगा, क्योंकि मेघालय में कोयले की परत निश्चित रूप से वहां पर पतली है। तो इस तरह से यह तीनों कथन सत्य हैं। तो उत्तर क्या होगा? डी होगा। अब इससे संबंधित द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है और इसका संदर्भ ही यही है कि हाल ही में मेघालय हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए रैट होल कोयला खनन पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों, जैसा कि रैट होल माइनिंग भारत में खदान राष्ट्रीयकृत हैं और इन खदानों में तभी खनिज निकाला जा सकता है जब सरकार, जिनके पास सरकार से अनुमति हो या सरकार की ओर से खनन का लाइसेंस मिला हो, वही लोग इसके पात्र होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट स्टेट की, तो वहां पर जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का मालिकाना हक व्यक्तिगत स्तर व समुदायों को मिलता है। तो यहाँ पर रैट होल माइनिंग का अर्थ ही यही है कि 3 से 4 फुट यह ऊंची होती है, जिसमें अक्सर बच्चे कोयले का निष्कर्षण करते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इन बच्चों का इसमें श्रमिक, यह कह सकते हैं कि संवैधानिक इसके कई प्रभाव हैं। पारिस्थितिकी प्रभाव भी पड़ सकता है। मानवीय अगर देखा जाए तो मानव से संबंधित, यानी इन बच्चों के साथ श्रम कराया जाता है। सीधे सीधे अनुच्छेद 23 और 24 यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसी तरह से अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार, यानी इन बच्चों को शिक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए, लेकिन उन्हें इन कार्यों में धकेल दिया जाता है। मेघालय में कोपिली नदी है, वह पूरी तरह से प्रदूषित होती जा रही है इन्हीं सब वजहों से। तो एनजीटी 2014 से ही इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। हालांकि अभी भी यह खुदाई जारी है और इस तरह से वहां के लोगों में चूंकि अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता का अभाव है, पर्यावरणीय समस्याएं उनको पता नहीं होती हैं, मानसून आने का समय पता नहीं होता और इस तरह से इन खदानों में जल भर जाता है, जिसकी वजह से श्रमिकों की मृत्यु हो जाती है। तो आए दिन इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं, जिस पर मेघालय हाई कोर्ट सख्त हुआ है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। बीबीआईएन मोटर वाहन समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें है पहला कथन, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, बीबीआईएन की यह पहल पूर्वी दक्षिण एशिया के देशों की एक उप क्षेत्रीय परिवहन परियोजना है। तो निश्चित रूप से यह एकदम सत्य है। यहां पर बीबीआईएन, तो बीबीआईएन का शाब्दिक अर्थ ही है भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल मोटर वाहन समझौता।
तो यह जो है परियोजना एकदम सत्य है। BBIN मोटर वाहन समझौते पर 2015 में थिम्पू यानी भूटान में BBIN के परिवहन मंत्रियों की बैठक में हस्ताक्षर किए गए थे। यह भी कथन एकदम सत्य है। नेपाल के अलावा अन्य सभी देशों ने पहले ही समझौते की पुष्टि कर दी है। यहां पर यही गलत हो जाता है, नेपाल नहीं, यहां पर भूटान होगा, क्योंकि पारिस्थितिकी कारणों से वह अभी इस पर साइन नहीं किया हुआ है। तो इस तरह से पहला और दूसरा सही है, अतः उत्तर ए होगा। तो यह भी द हिंदू में आई हुई खबर है। बांग्लादेश इंडिया नेपाल टू मूव अहेड ऑन MVA पैक्ट। तो संदर्भ यही है कि भारत, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान ने यात्री एवं मालवाहक प्रोटोकॉल पर चर्चा की और कारोबार को सुगम बनाने एवं लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने के लिए मोटर वाहन समझौता को शीघ्रता से लागू करने की आवश्यकता पर सहमति जताई। तो इस तरह से 7-8 मार्च को यह बैठक हुई। इस बैठक में भूटान पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया और सभी देशों ने कारोबार को सुगम बनाने और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने के लिए मोटर वाहन समझौते को शीघ्रता से लागू करने की जरूरत बताई। तो दोस्तों, ये क्या है BBIN मोटर वाहन समझौता? तो यह जो है भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल मोटर वाहन समझौता 2015 में बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल के बीच भूटान की राजधानी थिम्पू में यह मोटर वाहन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और यह समझौता यात्री, व्यक्तिगत व माल ढुलाई वाहनों के यातायात के नियमन के हेतु अमल में लाया जा रहा है। और इस समझौते का जो मुख्य उद्देश्य है कि इस क्षेत्र में या उपक्षेत्र में सड़क यातायात को सुरक्षित, आर्थिक और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल बनाना है। तो यदि यह समझौता अमल में आता है तो इसमें देश ट्रकों एवं अन्य कमर्शियल वाहनों को एक दूसरे के राजमार्गों पर चलने की इजाजत देंगे और यह एक क्षेत्रीय उपसमूह है जिसमें ये चारों देश एक दूसरे से यहां अपनी पहुंच को सुगम बनाएंगे। अब बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पैन कार्ड के वर्तमान नियमों के तहत एक आवेदक अपने पिता का नाम बताए बिना केवल अपनी माता का नाम लिख सकता है यदि वह एकल माता पिता हैं। तो यह एकदम सही है। चूंकि तो दिसंबर 2016 में विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट जारी करने के लिए अपने नियमों को उदार और कई कदम भी उठाए। तो विदेश मंत्रालय एवं महिला बाल विकास मंत्रालय की 3 सदस्यीय समिति की सिफारिशों के बाद कुछ बदलाव किए गए, जिसने तलाक के बाद या गोद लेने के मामले में बच्चों के लिए पासपोर्ट से संबंधित विभिन्न चिंताओं की जांच की और परिवर्तनों के बाद आवेदक पिता और माता का विवरण प्रदान करने के बजाय माता पिता में से किसी एक का नाम प्रदान कर सकते हैं और नए पासपोर्ट आवेदन फॉर्म में आवेदक को तलाकशुदा होने पर अपना या अपने पति या पत्नी का नाम प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती और न ही उन्हें तलाक की डिग्री प्रदान करने की आवश्यकता होती है। और इसी तरह से नवंबर 2018 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर नियम 1962 में संशोधन किया ताकि माता के एकल माता पिता होने पर पिता का नाम अनिवार्य ना हो और यह नया पैन आवेदन फॉर्म पिता के साथ मां का नाम भी मांगता है और आवेदक यह चुन सकते हैं कि उन्हें पैन कार्ड पर अपने पिता का नाम चाहिए या अपनी मां का नाम। दूसरा है हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम 1956 के तहत किसी नाबालिग व्यक्ति या उसकी संपत्ति के संदर्भ में उसका प्राकृतिक अभिभावक पिता है और उसके बाद मां है। तो दोस्तों, यह भी कथन एकदम सत्य है क्योंकि भारतीय कानून नाबालिग की संरक्षकता के मामले में पिता को श्रेष्ठता प्रदान करते हैं। तो हिंदुओं के धार्मिक कानून या हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम 1956 के तहत नाबालिग के व्यक्ति या संपत्ति के संबंध में एक हिंदू नाबालिग का प्राकृतिक अभिभावक पिता होता है और उसके बाद मां। तो एक नाबालिग जिसने 5 साल की उम्र पूरी नहीं की है तो सामान्य तौर पर मां के साथ होगा। तो यह कथन भी सत्य है। दूसरा है मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 के अनुसार अभिभावक के मामले में शरीयत या धार्मिक कानून लागू होगा जिसके अनुसार पिता प्राकृतिक अभिभावक है। तो यह भी कथन एकदम सत्य है। लेकिन जब तक बेटा 7 साल का नहीं हो जाता तब तक मां के पास रहेगा और बेटी बड़ी होने तक
उसके पास रह सकती है। और इस तरह से तीनों कथन सत्य हैं, अतः आंसर डी होगा। इससे संबंधित खबर द हिंदू में आई है, द रूल्स अराउंड गार्जियनशिप ऑफ माइनर्स। और इस तरह से इसमें आप देख सकते हैं कि हाल के दिनों में पासपोर्ट और पैन कार्ड के नियमों में बदलाव किए गए हैं और इसमें हमने यह पॉइंट्स दिए हैं जो अभी डिस्कस किया था। अब बढ़ते हैं नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो यह इसकी स्थापना 1949 में हुई थी 12 सदस्यों के साथ और वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका के। तो दोस्तों इसमें दिया गया है कि नाटो सामूहिक सुरक्षा गठबंधन है जिसके तहत इसके सदस्य देश किसी बाह्य आक्रमण के प्रत्युत्तर में एक दूसरे की रक्षा करते हैं। तो अब यहां पर देखिए कह रहा है कि नाटो के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमको गलत को ढूंढना है। तो ये तो सही है, 27 मार्च 2020 को नाटो में शामिल होने वाला सबसे हालिया सदस्य मोल्डोवा है, ये कथन गलत है। तीसरा देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका पर 11 सितंबर के हमलों ने नाटो के इतिहास में पहली बार नाटो चार्टर का अनुच्छेद 5 लागू हुआ। तो यह भी कथन एकदम सत्य है और संधि के अनुच्छेद 5 के अनुसार यूरोप या उत्तरी अमेरिका के किसी सदस्य देश पर कोई दूसरा देश सशस्त्र आक्रमण करता है तो उसके विरुद्ध सभी सशस्त्र आक्रमण करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। तो दोस्तों इसमें जो गलत है वह बी गलत है, क्योंकि मोल्डोवा नहीं था और यह द हिंदू में आई हुई खबर है। तो यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है, ये आप देख सकते हैं कि मोल्डोवा की जगह उत्तरी मैसिडोनिया था जो कि शामिल हुआ था। 2017 में मॉन्टीनेग्रो शामिल हुआ था। और अभी जो यूक्रेन और रूस संदर्भ में, यूक्रेन और रूस जो समस्या चल रही हुई है, इसमें बहुत बड़ा कारण नाटो की सदस्यता से संबंधित है। चूंकि रूस को यह चिंता सताती है कि कहीं यूक्रेन नाटो का सदस्य ना बन जाए, तो यूक्रेन के ऊपर आक्रमण करने का सबसे प्रमुख कारण यही है कि कहीं यूक्रेन नाटो की सदस्यता हासिल ना कर पाए। तो ऐसे में वहां के यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस 14 दिन से चल रहे युद्ध के उपरांत अब उनके दिमाग में यह बात आ गई है कि वह अब नाटो की सदस्यता नहीं लेगा और वह रूस से बात करना चाहते हैं। तो इस तरह से इन कह सकते हैं कि इस नाटो की वजह से यूक्रेन और रूस के बीच जंग की वजह माना जा रहा है। और इवन राष्ट्रपति ने यहां तक कह दिया कि नाटो विवादास्पद चीजों और रूस के साथ टकराव से डरता है। तब ऐसे में हम कैसे, जब वो मेरी रक्षा ही नहीं कर रहा, तो ऐसे में हम क्यों उसके सदस्य बने। और दोस्तों रूस क्यों नहीं चाहता यूक्रेन नाटो देशों में शामिल हो, तो यही सबसे बड़ा कारण, चूंकि नाटो 30 देशों का समूह है। जैसा कि मैंने बताया 1949 में इसकी स्थापना हुई। तो यह जो है चुनौती के रूप में देखता है, क्योंकि अगर उसे पड़ोसी देश अगर अटैक करते हैं तो अब यूक्रेन, चूंकि आप अगर मानचित्र में देखेंगे तो रूस से जुड़ा हुआ, इवन द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा अगर सुरक्षा हुई जब युद्ध हुआ तो उसमें रूस को यूक्रेन की धरती से ही उसको लाभ मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोवियत संघ के विखंडन, ये सब सोवियत संघ का हिस्सा थे। तो इस्टोनिया, लाटविया पहले ही सोवियत संघ का नाटो के मेंबर बन चुके हैं। तो ऐसे में रूस इसीलिए नाराज हो रहा है कि अगर इसी तरह से वो चारों तरफ से नाटो उसको घेर लेगा और इस तरह से युद्ध की स्थिति में वह अपने आप को असहज महसूस करेगा। यही कारण है कि वह यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनने से मना कर रहा है। और दोस्तों नाटो, जैसा कि मैंने बताया 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है और 2017 और 20 में बताया ही कि मैसिडोनिया इसमें शामिल हुए थे। और इस यहां पर देख रहे हैं ना, अनुच्छेद 5 में यह निहित है, यही कथन था, एकदम सत्य है और सब देश एक दूसरे की रक्षा करेंगे। अभी नाटो, अगर यह जो है यूक्रेन नाटो का सदस्य होता तो ऐसे में युद्ध की स्थिति में नाटो के सभी सदस्य यूक्रेन के समर्थन में आ जाते, यानी युद्ध में पार्टिसिपेट करते। अब बढ़ते हैं विगत वर्ष में, यानी 2020 में आए हुए प्रश्न की। बहुत ही सरल प्रश्न है, लेकिन अगर आपने पढ़ा नहीं है तो ये बहुत कठिन हो जाता है। ऐसे प्रश्न क्या है कि आपको गलती करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो ध्यान रखें, ये एकदम फैक्चुअल है, इसे ध्यान रखेंगे। तो सभी 4 देश G20 के सदस्य हैं। अब G20 क्या है, तो यह G7
ही विस्तार पूर्वक यानी G7 ने ही 1999 में 1999 में G20 देश बनाया था, जिसमें यूरोपियन देश और 19 देश हैं। तो इसमें अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की। तो आंसर ए होगा। तो यहां देख रहे हैं ना, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूके, यूएस, यूरोपियन। तो इस तरह से देखिए सिंगापुर भी नहीं है। तो यह जो है देश हैं इसके, और यूरोपीय यूनियन। तो इस तरह से G20 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। वित्तीय संकट की वजह से पहला शिखर सम्मेलन इसका 2008 में हुआ था। पहले साल में 2 बार बैठकें होती थी, अब साल में 1 बार होती है इसकी बैठक। अब बढ़ते हैं फैक्ट ऑफ द डे में। भारतीय छात्रों के लिए यूक्रेन आकर्षक क्यों है, यानी भारतीय छात्र क्यों यूक्रेन जाते हैं। रूस और यूक्रेन के मौजूदा संघर्ष ने भारत के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। सोचिए यह खबर ही क्यों आती। आज हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं सिर्फ यूक्रेन रूस संकट की वजह से, क्योंकि हमारे हजारों छात्र वहां पर फंसे हुए हैं और बहुत सारे छात्रों को लाया भी जा चुका है, यानी ऑपरेशन गंगा इसे नाम दिया गया है। तो ऑपरेशन गंगा के तहत उन्हें वहां से लाया जा रहा है। तो ऐसे में अब यहां पर यही बात आती है कि ये इतने छात्र वहां क्या कर रहे थे। तो वह यूक्रेन क्यों पसंदीदा देश है भारतीय छात्रों के लिए, तो वहां पर बहुत सारे कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि यूक्रेन में एमबीबीएस करने की पूरे देश में काफी मान्यता है, और इतना ही नहीं, वर्ल्ड हेल्थ काउंसिलिंग, इंडियन मेडिकल काउंसिल, अमेरिका और यूरोप में भी यहाँ की डिग्री मान्य है। तो इस तरह से यूक्रेन से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे लोगों के लिए कई देशों में वह लोग कार्य कर सकते हैं। तो एक कारण यह भी है कि वो लोग इसीलिए आकर्षित होते हैं भारतीय छात्र। और दूसरे है कि यूक्रेन में महज 25 से 30 लाख रुपए में एमबीबीएस की पढ़ाई की जा सकती है, जबकि वहीं भारत में जो नीट का एग्जाम देता है, अगर वो फेल हो जाता है, अगर प्राइवेट कॉलेज में वह एडमिशन लेता है तो 1 करोड़ से ऊपर तक चला जाता है। तो ऐसे में 25 से 30 लाख में वह डिग्री लेकर आ सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि वहां पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी, यानी कह सकते हैं कि वहां फैसिलिटीज भी कम पैसे में बहुत अच्छी है, और यूक्रेन की मेडिकल डिग्री को वैश्विक स्वीकार्यता है। यूक्रेन में दाखिले के लिए अलग से नहीं होती है, किसी प्रवेश परीक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और यूक्रेन का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत मजबूत है। तो इस तरह से सस्ती फीस, प्रवेश परीक्षा की बाध्यता नहीं, और अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई होने से यह बहुत ही लोकप्रिय है। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।